तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा, सब जबरदस्त होगा और पढ़ाई आपका बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th में हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख रहे हैं फिलहाल। और याद रखिएगा, जिस बच्चे ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद होने वाला है, तबाह होने वाला है। बस मैं इतना बोलूंगा कि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बार देख लो, आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगा। आप चाहते हैं कि 2026 के बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो ये पूरे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखना जरूरी है। सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इसका नोट्स बनाना जरूरी है, अन्यथा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। यदि आपके पास 30 मिनट से लेकर 45 मिनट समय नहीं है अपने भविष्य को देने के लिए, कृपया करके वीडियो को यहीं बंद करिए और जाके इंस्टाग्राम पे आप रील देखिए। लेकिन आपके पास आपके जीवन को बनाने के लिए समय है, तो पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान, इसलिए जहर बन जाएगी। थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो क्लिक करके देखने का कोई फायदा नहीं है, पूरा का पूरा ये जहर बन जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक और फ्रेम चेक करना चाहूंगा, क्योंकि फ्रेम अगर गड़बड़ हो गया तो दिक्कत है। नहीं, चलो, ये बहुत बढ़िया फ्रेम है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पिछले दिन एक परिचय आपको समझाया था कि इसमें कौन कौन से बिंदु यहाँ पे होते हैं। जैसे कार्बनिक रसायन क्या है, उसमें कार्बनिक यौगिक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे नामकरण की। किसकी बात करेंगे? नामकरण की, यानी कि क्लास 12th सब्जेक्ट में आप डाल दो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बल्कि बेसिक डाल दो अभी, क्योंकि हम लोग बेसिक लेके चल रहे हैं ना। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, राइट। बहुत बढ़िया। आइए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यानी ये पार्ट 2 होगा, है ना। इससे पहले एक पार्ट मैंने डाला है, उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं देखते हैं तो यकीन मानिए ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 1 देखा होना जरूरी है। पार्ट 1 पहले आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 देखिए। पेशेंस बनाकर रखना, ये नहीं कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं। एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता है। अगर पॉइंट टू द पॉइंट बात करूंगा तो उसके 2, 3, 4 पार्ट बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए पूरे जितने पार्ट बनते हैं सारे पार्ट को आपको देखना है, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो, है ना। आइए, पार्ट 2 है ये वीडियो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? नामकरण के बारे में मुख्यतः डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर में हेडिंग लगा सकते हैं आप। क्या हेडिंग लगा सकते हैं? कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर को देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत अच्छा। थोड़ा लाइट का इफेक्ट हो रहा फ्रेम पे, है ना। ये हाँ, अब ठीक लग रहा है। यानी कार्बनिक यौगिकों का हम क्या देखने वाले हैं? नामकरण देखने वाले हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण क्यों जरूरी है, पहले इस बात को समझिए। आप सभी को पता है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या 1.5 करोड़ से भी ऊपर आज खोजी जा चुकी है। अब ऐसे में अगर एक व्यवस्था नहीं होगी, एक सिस्टम नहीं होगा नाम लिखने का, तो इतने सारे कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना कठिन नहीं बल्कि याद रखना भी कठिन है। क्योंकि इतने सारे कार्बनिक यौगिक है, आप कितने कार्बनिक यौगिक का नाम याद रखोगे? यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उसके नाम लिखने की एक कोई प्रणाली होना चाहिए, एक कोई व्यवस्था होना चाहिए। और नहीं तो इतने सारे कार्बनिक, करोड़ों हैं, करोड़ों कार्बनिक यौगिकों की नाम और लिखना और याद रखना दोनों
मुश्किल, ये नहीं बहुत कि बहुत डिफिकल्ट होगा और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस नाम को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रणाली बनाई गई, आज उस प्रणाली की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखना जरूरी है। अधूरा ज्ञान जहर समान, अधूरा मत देखिए, नहीं तो कोई काम का आपका नहीं रहेगा, ना सीख पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे आप। सुनिएगा, देखिए कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है, शुरुआती दौर की अगर बात करें, शुरू शुरू में जब कार्बनिक रसायन की यानी कार्बनिक यौगिकों की आरंभिक चरण था, प्रारंभिक दौर में इसके जो नाम लिखने के तरीके थे ना, वो तरीके अलग थे, और अब जो नाम लिखने के तरीके हैं वो अलग तरीके हैं। सुनिएगा, पहले एक बात जान लीजिए कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक बात जान लीजिए, इसके दो नामकरण होते हैं। कितने नामकरण होते हैं कार्बनिक यौगिक के? दो नामकरण इसके होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक नामकरण है साधारण नामकरण। कौन सा नामकरण? साधारण नामकरण, है ना, साधारण नामकरण, यानी इसको बोलते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर, है ना, कॉमन, ये कॉमन हो गया आपका। साधारण का मतलब होता है कॉमन, कॉमन नोमेनक्लेचर, ये हो गया कॉमन नोमेनक्लेचर, माने साधारण नामकरण, है ना। और एक जो होता है जो बहुत प्रचलित, जिस पर हम लोग को बात भी करनी है, और वो है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। एक बात मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, जिस तरह से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा ना IUPAC नाम लिखने के लिए, आप पूरे YouTube पर जाकर के ढूंढ लीजिएगा, एक भी वीडियो आपको ऐसा मिल जाए तो मुझे बता देना। एकदम पूरी सिस्टमैटिक ढंग से एक एक चीज को पॉइंट टू द पॉइंट क्लियर में करूंगा, सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है। तो साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण, ये दोनों की एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साधारण नामकरण की। सुनिएगा थोड़ा सा, किसके बारे में बात करेंगे हम? साधारण नामकरण के बारे में बात करेंगे। साधारण नामकरण, साधारण नामकरण। देखिए ये साधारण नामकरण कैसे किया जाता था, सुनिएगा ध्यान से। जब कार्बनिक यौगिकों के आरंभिक चरण था, माने शुरुआती दौर था कार्बनिक यौगिकों का, जब शुरुआती दौर में लोग कार्बनिक यौगिक कहां से प्राप्त करते थे? शुरुआती दौर में कार्बनिक यौगिक जीव जंतु से, पेड़ पौधे से प्राप्त होते थे। तो शुरुआती चरण में, माने आरंभिक दौर में, कार्बनिक यौगिकों का नाम रखने का जो तरीका था, वो तरीका क्या था? वो तरीका था कि जहां से प्राप्त हुआ, मतलब प्राप्ति स्रोत के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता था। एक जरा फ्रेम चेक कर लेता हूं। चलिए, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। साधारण नामकरण की जो प्रक्रिया था वो आरंभिक दौर में क्या था? ये था कि कहां से कोई कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का, किसके बाबू? कार्बनिक यौगिकों का, ध्यान देंगे, कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के शुरुआती चरणों में कार्बनिक यौगिकों के शुरुआती चरणों में नामकरण उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर, उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर किया जाता था। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक थे उसके नाम किस आधार पर रखे जाते थे? उसके नाम इस आधार पर रखे जाते थे कि वो कार्बनिक यौगिक कहां से प्राप्त हुआ है, प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखे जाते थे। कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे कार्बनिक यौगिकों का नाम उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखा जाता था। एक कार्बनिक यौगिक है जिसको हम सब कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं? एक कार्बनिक यौगिक है जिसको क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं ना, यूरिया, NH2CONH2, यूरिया कहते हैं, ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक का नाम यूरिया क्यों पड़ा? इसका यूरिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो कार्बनिक यौगिक है, ये स्तनधारी जीव के
स्तनधारी जीव के यूरिन में पाया जाता था। यूरिन क्या होता है? मूत्र को क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। मूत्र में यानी कि यूरिन में क्या होता था? पाया जाता था। यूरिन में पाया जाता था। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि यूरिया जो है ये कार्बनिक यौगिक का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण की अगर बात करें, दूसरा उदाहरण की बात करें अगर, तो एक मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल CH3OH। इसको वुड स्प्रिट कहा जाता था पहले। पहले इसका नाम क्या था? वुड स्प्रिट। अब इसका नाम वुड स्प्रिट क्यों पड़ा था ये भी समझ लीजिए। वुड स्प्रिट इसलिए पड़ा था क्योंकि ये लकड़ी के, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड मतलब लकड़ी। ये लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त होता था। कौन? मेथिल अल्कोहल। इसीलिए मेथिल अल्कोहल का नाम लोगों ने उस समय रख दिया था वुड स्प्रिट। एक चीज और जान लीजिए, एक कार्बनिक यौगिक है HCOOH है। हाँ, इसको लोग फॉर्मिक अम्ल कहता है। क्यों कहता है फॉर्मिक अम्ल? फॉर्मिक अम्ल इसको इसलिए कहता है क्योंकि ये वाला अम्ल जो है ये एक फोर्मिकस नामक लाल चिट्टी में पाया जाता है। फोर्मिकस, फोर्मिकस, फोर्मिकस नामक चिट्टी में पाया जाता है। फोर्मिकस का लेटिन में अर्थ होता है लाल चिट्टी। क्या होता है? लाल चिट्टी। यानी कि ये लाल चिट्टी में पाया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिकस अम्ल। लेकिन जानते हैं इसका नाम अभी क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है मेथेनोइक अम्ल। क्या रखा गया है? मेथेनोइक अम्ल। अभी के हिसाब से इसका नाम मेथेनोइक अम्ल है, लेकिन पहले इसका नाम क्या रखा गया था? फॉर्मिक अम्ल। क्यों रखा गया था? इसलिए फॉर्मिक अम्ल रखा गया था क्योंकि साधारण नाम की प्रणाली ही ऐसी थी कि उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखा जाता था। लेकिन हुआ क्या? गेम में चेंज क्या हुआ कि अब सारे कार्बनिक यौगिक बनने कहां लगे भाई साहब? अब सारे कार्बनिक यौगिक बनने लगे प्रयोगशाला में। कार्बनिक यौगिक जो है ये अब बनने कहां लगे भाई साहब? ये कार्बनिक यौगिक बनने लगे अब कहां? प्रयोगशाला में बनने लगे, लेबोरेटरी में बनने लगे। पहले कार्बनिक यौगिक जो कुछ पाए गए थे वो कहां पाए गए थे? जंतुओं या पेड़ पौधा, इसमें क्या हुए थे? कार्बनिक यौगिक पाए गए थे। लेकिन अब जो कार्बनिक यौगिक बनाए जाने लगे वो अक्सर कार्बनिक यौगिक कहां बनने लगे? प्रयोगशाला में बनने लगे। अब सब एक ही जगह बन रहा, प्रयोगशाला में ही बन रहा है। अब सबका नाम प्रयोगशाला तो नहीं पड़ेगा। तो पुराने वाला जो साधारण नाम प्रणाली था उसके हिसाब से कार्बनिक यौगिकों का नाम रखना संभव नहीं होने लगा। तो क्या हुआ भाई? एक समस्या बन गई पूरी दुनिया में कि कार्बनिक यौगिकों का नाम रखा क्या जाए। तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या हुआ? एक सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन में इस समस्या को रखा गया। थोड़ा सा इतिहास पे नजर डालिए कि इसके नामकरण का कैसे समस्या का हल हुआ। इतिहास पे नजर अगर आप डालते हैं तो आप पाएंगे कि सर्वप्रथम जो बैठक बुलाई गई इस समस्या हेतु 1893 में या 1892 में, माफ कीजिएगा, 1893 में, 1893 में पहली बार जनेवा नामक जगह पे, जनेवा नामक स्थान पे एक सम्मेलन किया गया और उस सम्मेलन का नाम दिया गया आईसीसी। आईसीसी का मतलब हो गया इंटरनेशनल केमिकल, ध्यान देंगे जरा, इंटरनेशनल केमिकल, ये सी है ना, केमिकल कांग्रेस। यहां पे ये आईसीसी का गठन किया गया जिसमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की समस्या हेतु समाधान सोचा गया। लेकिन बाद में फिर इसको बदल करके क्या कर दिया गया? इसको बाद में बदल करके 1930 में बेल्जियम में बैठक हुई फिर से इसी चीज को लेकर के। बेल्जियम में इसी चीज को लेकर के बैठक हुई जहां पे इस संस्था का नाम थोड़ा संशोधित किया, आईसीसी को, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस को संशोधित करके इसका नाम रखा गया आईयूसी, इंटरनेशनल। इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री रखा गया। फिर क्या हुआ, लगभग 1992 में इस संस्था के नाम थोड़े और संशोधित किए और संशोधित करके इसके नाम बना दिए गए IUPAC। इसके फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे IUPAC के, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बाद में इसके नाम संशोधित करके क्या कर दिया गया IUPAC, और अभी जो चल रहा है ना वो IUPAC अभी जो चल रहा है वो IUPAC चल रहा था। किस तरह से आप देखिए कि नोमेनक्लेचर को लेकर के किस तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग नाम रखा गया। सर्वप्रथम ICC रखा गया, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, बाद में बदल करके इसे IUC कर दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री कर दिया, और अभी जो नया संशोधित हुआ है वो है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये कर दिया गया है। ठीक बात, यहां तक की बात आपको समझ में आती है, बहुत अच्छा। अब क्या है कि यही IUPAC कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कायदे बनाए हैं, जिस नियम के तहत, जिस प्रोसेस के तहत आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। अब हम लोग यही समझेंगे कि IUPAC ने क्या नियम बनाए और क्या कायदे बनाए हैं जिसके तहत हम नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं। और याद रखिएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में नोमेनक्लेचर से संबंधित यानी नामकरण से संबंधित जो सवाल है वो 5 से 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यानी ये टॉपिक आप पूरी बढ़िया से पढ़ते हैं तो 5 से 7 नंबर आपके बोर्ड में आ जाएंगे। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही अपने भविष्य को लेकर के सजग वाले विद्यार्थियों में से एक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है, क्या नियम बताया IUPAC ने। IUPAC ने क्या नियम बताया, इसको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं ना, इसके प्रकार थोड़े आपको समझने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप ये पूरी बात को समझ पाएंगे, पूरी मामला को समझ पाएंगे। सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, सही है। अब ध्यान देंगे कार्बनिक यौगिक को उसके चेन के आधार पे, चेन मतलब कार्बन जो जुड़ते हैं ना, एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, ऐसे करके जो जुड़ते हैं, कार्बन की चेन जो बनता है, श्रृंखला जो बनता है। श्रृंखला मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी एक हाथ पकड़ा, इसके दूसरे हाथ वो पकड़ा, ऐसे करके आदमी की जुड़ाव होता है तो श्रृंखला उसको कहते हैं, चेन कहते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक को श्रृंखला के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। समझिएगा कौन कौन से इसके भाग हैं, ये बात समझ लीजिए आप लोग पहले। कार्बनिक यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सा भाग है ध्यान देंगे। ध्यान देंगे कार्बनिक यौगिक के 2 भाग हैं, कौन कौन भाग हैं। पहला भाग है एलिफेटिक, पहला भाग है एलिफेटिक, ठीक है। पहला भाग क्या है, एलिफेटिक, और दूसरा भाग है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ध्यान देंगे ये जो बंटवारा हुई है ना, ये किस आधार पे हुई है, ये श्रृंखला के आधार पे हुई है, चेन के आधार पे हुई है। किसके आधार पे बंटवारा हुई है, श्रृंखला के आधार पे, यानी कि चेन के आधार पे। एलिफेटिक हम किसको कहते हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक को एलिफेटिक कहते हैं जो खुली श्रृंखला में होते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊं कार्बन की एक श्रृंखला में बनाऊं, जैसे सी 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 सी, इस तरह मैंने क्या किया, कार्बन की एक चेन बनाया जो कि खुला हुआ है, कहीं क्लॉज नहीं है। ये खुली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं। खुली श्रृंखला बोले तो ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन को क्या कहते हैं, ओपन चेन को हम कहते हैं एलिफेटिक कहते हैं, ठीक है। और क्लोज चेन, अगर चेन बंद हो तो क्लोज चेन को हम क्या कहते हैं, क्लोज चेन को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। क्लोज चेन जैसे इस तरह से बना दे अगर, इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं, और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आता है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। IUPAC ने हमें क्या बताया कि एलिफेटिक कोई अगर यौगिक है, खुला श्रृंखला वाला है, तो उसका नामकरण लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप
ले लीजिए जल्दी से, और फ्रेम, चलिए ऑल राइट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलिफेटिक जो यौगिक है, एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक के नामकरण के आईयूपीएसी पद्धति है। आईयूपीएसी पद्धति क्या कहता है? आईयूपीएसी एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से संबंधित इस बात को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक होते हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं, तो आईयूपीएसी कहते हैं मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं। एलिफेटिक वाले के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? इसके 3 भाग होते हैं, समझते जाएंगे, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। अब लोगों ने पूछा कि भाई बताओ, आईयूपीएसी बताओ हमें कि जो एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है उसके 3 भाग कौन कौन से हैं। तो इन्होंने बताया कि देखो सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मूल शब्द। क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। लोगों ने बोला ठीक है, हम तो मूल शब्द समझ नहीं रहे। बोला थोड़ा सा वेट करिए, मैं बताऊंगा। वर्ड रूट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, वर्ड रूट बोलते हैं। पहला जो होता है इस कार्बनिक एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक का पहला हिस्सा जिसको बोलते हैं मूल शब्द, यानी वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक बात। दूसरा जो इसका होता है, दूसरा पार्ट, उसको कहते हैं अनुलग्न। क्या कहते हैं? अनुलग्न। अनुलग्न यानी कि सफिक्स। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धैर्य बना के रखना है, जब तक ये पूरे एक्सप्लेन हो जाएगा फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और आईयूपीएससी ने बोला कि देखो भाई, इसका जो तीसरा पार्ट होता ना यौगिक का, वो होता पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी कि जो एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके बारे में आईयूपीएससी ने क्या बोला, उसके बारे में आईयूपीएससी ने बोला कि भाई साहब इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन? भाग 1 में मूल शब्द होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड रूट। भाग 2 में अनुलग्न होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सफिक्स। और भाग 3 में प्रीफिक्स होते हैं, उसके तीसरा भाग प्रीफिक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं पूर्व लग्न। अब एक एक करके इसमें समझना है हम लोगों को कि मूल शब्द क्या है। सबसे पहला चीज जो हम लोग को समझना है वो समझना है कि मूल शब्द मतलब क्या होगा। मूल शब्द का मतलब क्या होगा, यानी वर्ड रूट। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? वर्ड रूट बोलेंगे, ठीक है। मूल शब्द का मतलब क्या होता है इस बात को पहले समझते हैं ना। मूल शब्द यानी कि वर्ड रूट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। ध्यान देंगे जरा, वर्ड रूट का मतलब होता है कि मुख्य श्रृंखला में, अब मुख्य श्रृंखला क्या, ये भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। मुख्य श्रृंखला में कार्बन का जो चेन बनेगा, श्रृंखला बनेगा, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को निरूपित करता है मूल शब्द। यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्यारे प्यारे शब्दों में, कि मुख्य श्रृंखला में, किसमें? मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित, मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या को निरूपित करता है। कार्बन की संख्या को क्या करता है? निरूपित करता है। निरूपित का मतलब हो गया कि कितने उसमें कार्बन है, इस बात की जानकारी हमें कौन देगा? मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब हो गया कि किसी भी मुख्य श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या को सूचित करने के लिए कौन सा शब्द बनाया गया है? मूल संख्या बनाया गया। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण से काम चलाते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले उदाहरण की ओर रुख करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें ऐसे 2 कार्बन दे दिया, सी 2 कार्बन दे दिया। मान लीजिए एक चेन बन रहा है कार्बनिक यौगिक का जिसमें 2 कार्बन दे दिया। तो 2 कार्बन दे दिया ना मेरे भाई, तो 2 कार्बन दे दिया, तो इसका नाम क्या होगा ये बताएगा हमें मूल शब्द। यानी मूल शब्द में हम मुख्यतः ये जानते हैं कि मुख्य श्रृंखला में कुल कितने कार्बन हैं। चलिए अब इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर हम कॉलम बना देते हैं, यहां पर बनाते हैं कार्बन की संख्या। क्या बना देते हैं? कार्बन की संख्या। और यहां बना देते हैं उसका नाम, कि उसका नाम, यानी नाम का मतलब, माफ कीजिएगा, नाम नहीं बल्कि मूल शब्द, मतलब वर्ड रूट मान है ना। मूल शब्द उसका क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितना है? 1 है, तो 1 के लिए जो मूल शब्द बनाया गया है वो बनाया गया है
मैथ। क्या बनाया गया? मैथ। देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम के लिए देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी देख सकते हैं। कार्बन की संख्या अगर एक है तो उसके लिए जो शब्द मूल शब्द जो बनाया गया वो क्या बनाया गया? वो बनाया गया मैथ। अगर कार्बन की संख्या दो है, अगर कार्बन की संख्या दो है तो इसके लिए बनाया गया है एथ। क्या बनाया गया? एथ। ठीक है। अगर कार्बन की संख्या तीन है तो इसके लिए बनाया गया शब्द प्रोप। क्या बनाया गया? प्रोप, है ना, प्रोप। अगर कार्बन की संख्या चार है तो इसके लिए बनाया गया है ब्यूट। क्या बनाया गया? ब्यूट, अंग्रेजी में BUT। ब्रैकेट में ए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं ये आगे पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कहां है। कार्बन की संख्या अगर पांच है तो नाम इसका दिया है पेंट। क्या नाम दिया है? पेंट नाम दिया है। ठीक बात, पेंट नाम दिया। ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो इसका नाम दिया गया हेक्स। क्या दिया गया? हेक्स। ठीक है, HEX, हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो नाम दिया गया हेप्ट। क्या दिया गया? हेप्ट। ठीक है। और अगर कार्बन की संख्या 8 है तो नाम इसका होगा ऑक्ट। ऑक्ट नाम मतलब मूल शब्द की मैं बात कर रहा है ना, ऑक्ट नाम दिया गया। ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन की संख्या 9 है तो नाम दिया गया नॉन। क्या दिया गया? नॉन, NON, नॉन। अच्छा, 10 अगर कार्बन है तो नाम दिया गया इसका डेक। नाम क्या दिया गया? डेक, DEC, डेक दिया गया। 11 है तो इसका नाम दिया गया है अनडेक। क्या दिया गया? अनडेक, UNDEC, अनडेक। और अगर कार्बन की संख्या 12 है तो नाम दिया गया डूडेक। क्या दिया गया? डूडेक, डूडेक दिया गया, डूडेक दिया गया। ठीक है। तो इसका चाहे तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस, स्क्रीनशॉट हो गया, उम्मीद करता हूं। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं? मूल शब्द का मतलब समझ चुके हैं। आप समझते हैं अनुलग्न का मतलब क्या है ना? अब समझते हैं अनुलग्न जो वर्ड यहां पे यूज हुआ है, अनुलग्न का मतलब क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोल रहे हैं? सफिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सफिक्स बोल रहे हैं। अनुलग्न का मतलब समझिए। देखिए, अनुलग्न का शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुलग्न, अनुलग्न मतलब जो नाम के पीछे लगता हो, यानी मूल शब्द के जो पीछे लगता है उसको कहते हैं अनुलग्न। यानी यहां पे लिख सकते हो कि मूल शब्द के बाद, मूल शब्द के बाद लगने वाले शब्द को या लगने वाले जो भी कह सकते हो वाक्य को क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। ये बाद में लगता है, इसको क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। अब देखिए, अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं। ये मतलब मूल शब्द जो लिखेंगे हम लोग मैथ, एथ, प्रोप, उसके बाद ये नाम आएगा। और ये ना दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? ये दो प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार है। अनुलग्न के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। कौन कौन प्रकार है जरा देखें। इसके है, पहला प्रकार है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या है? प्राथमिक अनुलग्न, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स। देखिए, जब तक पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ा क्या रहा हूं। प्राथमिक अनुलग्न में क्या आता है सुनिएगा। प्राथमिक अनुलग्न किसको बताता है? प्राथमिक अनुलग्न बताता है कार्बन कार्बन, ऐसे लिखेंगे। प्राथमिक अनुलग्न बताता है कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित बंध को सूचित करता है। बंध को क्या करता है? सूचित करता है। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं कि जो दिया रहेगा कार्बनिक यौगिक, उसमें कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, इस बॉन्ड को सूचित करने के लिए क्या लगता है? अनुलग्न। उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, एक बंध है, तो उसके लिए जो शब्द का यूज किया जाएगा उस शब्द का नाम है एन, ANE। उस शब्द का नाम क्या है? एन। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके बीच जो शब्द का यूज किया जाएगा उसका नाम है इन, ENE। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए जो शब्द यूज किया जाएगा उसको कहते हैं आइन। क्या कहते हैं? आइन, YNE, आइन।
ठीक बात। यानी कि प्राथमिक अनुलग्न किस बात को सूचक होता है? प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित बंध के बारे में जानकारी देती है। ठीक बात। अब कहोगे द्वितीयक, इसका जो दूसरा पार्ट है द्वितीयक अनुलग्न, यानी अनुलग्न दो होता है, द्वितीयक अनुलग्न जो है इसका, ये किस बात की सूचना देती है? ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न बोले तो सेकेंडरी, ऐसी सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहा हूं। किसकी? सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहा हूं। जानते हो ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये जानकारी देता है क्रियात्मक समूह से। क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। ये क्रियात्मक समूह की, ये क्रियात्मक समूह की जानकारी देता है। ये क्रियात्मक समूह की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? क्रियात्मक समूह की जानकारी देता है। जैसा मान लिया जाए कि किसी कंपाउंड में OH आ गया तो इसका नाम वहां पे लग जाएगा ऑल, और ये द्वितीयक अनुलग्न बताता है। मान लो कहीं पे कहीं पे आ गया CHO, एल्डिहाइड आ गया, कहीं पे अगर आ गया मान लीजिए कि CHO आ गया तो इसके लिए अल लगेगा क्योंकि ये एल्डिहाइड है। कहीं CO आ गया तो ऑन लगेगा क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है। कहीं COOH आ गया तो इसके लिए ओइक अम्ल लगेगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये जो लिख रहा हूं ना ये क्रियाशील समूह है गुरु, और ये क्रियाशील समूह जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यानी याद रखना है कि भैया अनुलग्न दो है, एक है 1 डिग्री, 1 डिग्री माने प्राथमिक, 1 डिग्री सफिक्स जो है 1 डिग्री सफिक्स, ये क्या बताएगा? बॉन्ड को बताएगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है। 2 डिग्री सफिक्स यानी कि 2 डिग्री सफिक्स जब आएगा तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं गुरु? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं हम क्रियाशील समूह को। तो ये आपके क्या रह गए? अनुलग्न के। एक चीज और आपको समझना था, और वो क्या था? मूल शब्द समझ गए आप, कार्बन की संख्या को इंगित करता है। अनुलग्न आप समझ गए जो नाम के बाद में लगता है। और एक चीज और आपको जानना है, वो क्या जानना है? पूर्व लग्न, प्रीफिक्स क्या होता है? समझिए प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है ना, प्रीफिक्स का मतलब आपको समझना चाहिए अब, है ना। प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न। तीसरी जो बात आपको समझनी है वो क्या समझनी है? पूर्व लग्न के बारे में समझनी है। पूर्व लग्न किसको कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं अंग्रेजी में इसको, है ना, प्रीफिक्स। अब समझिए पूर्व लग्न जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब पहले समझिए। पूर्व लग्न होता है जो मूल शब्द के, जो मूल शब्द लोग पढ़े हैं, शब्द मूल के, या मूल शब्द जो कह लो, शब्द मूल के आगे लगने वाले शब्द को, आगे जो लगता है शब्द, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्व लग्न कहते हैं। नाम से ही पता ना, पूर्व लग्न, पूर्व माने आगे, लग्न माने लगने वाला, यानी जो मूल शब्द के आगे लगेगा उसको क्या कहेंगे? पूर्व। ये शब्द के शब्द है, ये सब जब तक नहीं समझेंगे नोमेनक्लेचर आप नहीं कर पाएंगे ना। थोड़ा फ्रेम देख लो एक बार। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेम चल रहा है। तुम आगे लगने वाले, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके भी कितने प्रकार हैं? इसके भी 2 प्रकार है। कौन कौन है? इसमें भी है प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, और दूसरा कौन सा है? दूसरा इसमें है द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न है, इसमें भी 2 ब्रांच है ना। प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या आता है? देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न कहता है, ये इस बात की जानकारी देता है कि कार्बन की श्रृंखला कैसा है। ये कहता है कि अगर कार्बन की श्रृंखला, ये कहता है कि कार्बन की श्रृंखला यदि बंद हो, कार्बन की श्रृंखला क्या हो? यदि बंद हो, है ना, तो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? साइक्लो कहते हैं। क्या कहते हैं उस शब्द को? साइक्लो कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक पूर्व लग्न के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक पूर्व लग्न के अंतर्गत आता है कि यदि कार्बन की श्रृंखला बंद बनाई गई हो, तो बंद बनाई अगर हो तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे? साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? साइक्लो वर्ड का यूज करेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय पूर्व लग्न की, है ना। द्वितीय कार्बन की श्रृंखला बंद हो, इसका क्या सेंस है? जैसे देखिए ये क्या, कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे क्या कर दिए? यहाँ पे हम बंद कर दिए। जब कार्बन की श्रृंखला बंद रहेगा तो उसके लिए एक शब्द लगाना होता है, जिस शब्द को क्या बोलते हैं? साइक्लो बोलते हैं। और ये किसके अंतर्गत